हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड लॉ। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम टैक्स का वो रेजिडुअरी हेड है जो बची कुची सारी टैक्सेबल इनकम को अपने अंदर समा लेता है। आज की वीडियो में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिटेल प्रोविजन कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास चार्जेबिलिटी जो दी गई है सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 में, जो कि इस हेड का चार्जिंग सेक्शन है। जैसे हर लॉ का एक एंट्री गेट होता है, वैसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एंटर करने के लिए ये सेक्शन सबसे ज़रूरी है। इसे हम टेक्निकल भाषा में रेजिडुअरी हेड कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो इनकम टैक्स एक्ट से बाहर यानी कि एक्सक्लूड नहीं की गई है, लेकिन वो पहले के 4 हेड यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स में फिट नहीं बैठ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ यानी कि अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। तो इसलिए इसे एक लास्ट रिजॉर्ट या डस्टबिन हेड की तरह भी समझा जा सकता है। जो कहीं नहीं गया वो यहाँ आएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ सेक्शन 145 अकाउंटिंग मेथड। मतलब इनकम कैलकुलेट कैसे होगी ये डिपेंड करेगा कि असेसी यानी कि टैक्स पेयर कौन सा मेथड फॉलो करता है। तो अगर तो मर्केंटाइल सिस्टम है तो अक्रूवल बेसिस पर, मतलब जब इनकम ड्यू हो जाए तब, या फिर कैश सिस्टम है तो रिसिप्ट बेसिस पर, जब पैसा हाथ में आए तब टैक्स लगेगा। ठीक है। अब किसी भी इनकम को इस हेड में चार्ज करने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है। तो पहली है वो इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 की डेफिनेशन के अंदर आनी चाहिए, यानी कि वो सच में इनकम होनी चाहिए, कोई गिफ्ट या पर्सनल हेल्प नहीं, मतलब अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है। इसके अलावा दूसरी वो इनकम टैक्स फ्री यानी कि एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 10 टू सेक्शन 13A। अगर सरकार ने उसे पहले ही माफ़ कर दिया है तो फिर चार्जिंग का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा और सबसे बड़ी कंडीशन, वो इनकम बाकी 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमेशा मतलब लाइन में सबसे आखिरी में आता है। मतलब अगर इनकम है, टैक्सेबल है, पर पहले के 4 हेड ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो वो वेलकम है सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 में एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब तक हमने सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 में जनरल रूल समझा, लेकिन सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 थोड़ा अलग है। ये एक ऐसी लिस्ट देता है जो स्पेसिफिक है, यानी ये इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएंगी। नोट करने वाली बात ये है कि ये लिस्ट सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ये सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 यानी कि इस सेक्शन के जनरल स्कोप को कम नहीं करता है। तो इसे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास डिविडेंड, कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं और आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो हमेशा इसी हेड में टैक्सेबल होगा। दूसरा है हमारे पास कैजुअल इनकम। ये हमारा फेवरेट पार्ट है, मतलब लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग या बेटिंग, इन सब से जीता हुआ पैसा इसी हेड में आता है। इस पर टैक्स रेट्स भी अलग होते हैं। फिर है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। अगर एक एम्प्लॉयर असेसी अपने एम्प्लॉयज़ से प्रोविडेंट फंड, पीएफ या ईएसआई के लिए पैसे रिसीव करता है तो पहले वो उसकी इनकम मानी जाती है इस हेड में। अगर वो उसे टाइम से डिपॉजिट कर दे तो उसे डिडक्शन मिल जाती है। फिर है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर मतलब आपका मेन बिजनेस सिक्योरिटीज़ में डील करना नहीं है तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा। फिर है लेटिंग ऑफ एसेट या कॉम्पोजिट लेटिंग। मतलब अगर आप अपनी मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर किराए पर देते हैं और वो आपका बिजनेस नहीं है तो वो यहाँ टैक्स होगा। और अगर आप बिल्डिंग के साथ साथ मशीनरी का भी रेंट देते हैं और दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब इनसेपरेबल है, तो उसे कंपोजिट लेटिंग कहते हैं और उसका पूरा रेंट इसी हेड में टैक्सेबल होता है। फिर है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर किसी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई सम या बोनस रिसीव होता है और वो सैलरी या बिजनेस हेड में कवर नहीं हो रहा है तो वो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंडर यहाँ टैक्सेबल होगा। ऑल राइट।
तो अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सबको पसंद है, गिफ्ट। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये बहुत पसंद है। पहले इंडिया में गिफ्ट टैक्स एक्ट हुआ करता था, पर अब गिफ्ट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स किया जाता है। तो चलिए इसका एवोल्यूशन देखते हैं। तो अगर तो आप पुराने केसेस पढ़ रहे हैं तो ये डेट्स ना ध्यान रखिए। एक तो है 2004 से 2006 तक अगर किसी इंडिविजुअल या HUF को 25,000 से ज़्यादा का कैश विदाउट कंसिडरेशन मिलता है तो वो टैक्सेबल था। फिर 2006 टू 2009 तक ये लिमिट बढ़कर ना 50,000 कर दी गई। यहाँ एग्रीगेट वैल्यू का कंसेप्ट आया, यानी साल भर के सारे गिफ्ट मिलाकर अगर 50,000 क्रॉस हुए तो पूरा अमाउंट टैक्स होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है 1 अक्टूबर 2009 से 2009 के बाद के रूल्स। इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सम ऑफ मनी, कैश या चेक। सीधा हिसाब है कि अगर साल भर में आपको मिलने वाले टोटल कैश गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा हैं तो पूरा अमाउंट यानी कि होल अमाउंट टैक्सेबल होगा। ध्यान रखें ये पर गिफ्ट लिमिट है, मतलब ये एग्रीगेट टोटल लिमिट है। ठीक है, उसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन या मकान विदाउट कंसिडरेशन। अगर किसी ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट की और उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो वो पूरी वैल्यू आपकी इनकम मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें हम याद रखेंगे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आपने सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब अंडर वैल्यूड, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और आपके दिए गए पैसे के बीच 50,000 का गैप है या उससे ज़्यादा है तो वो गैप डिफरेंस जो है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तीसरा है एनी अदर प्रॉपर्टी मूवेबल जैसे कि गोल्ड या शेयर्स एक्सेट्रा। यहाँ ना हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। अगर बिना पैसे दिए ली है और फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 क्रॉस कर गई तो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल है। अगर सस्ते में ली है और गैप 50,000 से ज़्यादा है तो वो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होगा। ऑलराइट, तो यहाँ हमें याद रखना है 50,000 की मैजिक लिमिट। लेकिन क्या हर गिफ्ट टैक्सेबल होता है? नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे मैरिज गिफ्ट या रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट। ऑलराइट, तो अभी तक तो हमने देखा कि सरकार 50,000 से ऊपर की गिफ्ट पर टैक्स लेती है। लेकिन घबराइए मत, लॉ में कुछ ऐसे सेफ जोन है जहां आपको कितना भी बड़ा अमाउंट मिले वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। इन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शंस, जो दी गई है प्रोविजो टू क्लॉज 7। तो इन सिचुएशंस में टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले है फ्रॉम एनी रिलेटिव। अगर आपको किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1 लाख का हो या 1 करोड़ का, वो टैक्स फ्री है। तो रिलेटिव कौन है ये हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मैरिज, मतलब शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ इंडिविजुअल की अपनी शादी पर है, बर्थडे या एनिवर्सरीज पर नहीं है। ठीक है, और ये एक्सेप्शन सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को है, उनके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स को नहीं है। उनको मिलने वाले गिफ्ट टैक्सेबल हो सकते हैं, लेकिन जिसकी शादी है उसको कोई गिफ्ट मिल रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है। फिर आता है विल और इनहेरिटेंस। अगर आपको वसीयत यानी कि विल में या विरासत इनहेरिटेंस में कुछ मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। फिर है डेथ कंटेम्पलेशन। अगर कोई अपने डेथ से पहले इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ आपको कुछ देता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। फिर है इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट। अगर गिफ्ट किसी लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C या रजिस्टर्ड ट्रस्ट सेक्शन 12AA से मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेड है, एग्जेम्प्टेड है। फिर आता है उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स। मतलब लॉ में ना रिलेटिव की डेफिनेशन काफ़ी स्पेसिफिक है। इसमें आते हैं आपके स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, या आपके भाई बहन और उनके स्पाउस, या आपके स्पाउस के भाई बहन, या आपके माता पिता के भाई बहन यानी कि चाचा चाची, मतलब चाचा ताऊ बुआ मामा ये सब। फिर लेनियल असेंडेंट डिसेंडेंट यानी कि दादा दादी, नाना नानी, या बच्चे और पोते पोती। ठीक है, और उन सभी के स्पाउस, ये आते हैं रिलेटिव्स में। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो दिया गया है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7A में।
इसमें मतलब क्या है कि अगर कोई फर्म या प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी के शेयर सस्ते में या फ्री में लेती है, ठीक है, और उसकी लिमिट 50,000 है, तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद है एनहांस्ड कंपनसेशन, जो दिया गया है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2(7) में ही। इसमें है कि अगर आपकी लैंड एक्वायर हुई है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब कंपनसेशन पर, तो वो हमेशा इसी हेड में टैक्स होता है। देखिए, जो कंपनसेशन है उस पे तो कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उस कंपनसेशन पर अगर आपको कोई टैक्स में इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। फिर है एडवांस्ड मनी फॉरफिटेड। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचने का सौदा किया, मतलब एडवांस पैसे लिए, पर बाद में डील कैंसिल हो गई और आपने वो पैसे फॉरफिट यानी कि जब्त कर लिए, तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट हाथ आते हैं हम उन इनकम्स पर जो लिस्ट में तो हैं पर इनका कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। ये बस अदर सोर्सेज में इसलिए आती हैं क्योंकि ये कहीं और फिट नहीं होती हैं। तो इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस या किसी MCQ वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इन 14 पॉइंट्स को समझते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास डायरेक्टर्स फीस। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़ीस मिल रही है जो सैलरी का पार्ट नहीं है, तो वो यहाँ आएगी। फिर है एग्जामिनेशन फ़ीस। एक लेक्चरर को यूनिवर्सिटी से जो एक्स्ट्रा पेपर चेकिंग या इन्विजिलेशन की फ़ीस मिलती है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फिर है सबलेटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और उसका एक कमरा आगे किसी और को किराए पर देते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ये हमने जब हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट करा था तब भी समझा था। फिर है उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पास कोई ऐसा पैसा मिलता है जिसका सोर्स आप नहीं बता पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट केस CIT वर्सेस जी हयात 1971 के केस के हिसाब से उसे इसी हेड में टैक्स किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर आपके अपने कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी यहाँ टैक्सेबल है। फिर है जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंटरेस्ट, चाहे वो लोन पर हो या बैंक डिपॉजिट पर हो या करंट अकाउंट पर, सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फिर है लिक्विडेशन इंटरेस्ट। जब कोई कंपनी बंद यानी कि लिक्विडेशन हो रही है तो आपने उसके एसेट में इन्वेस्ट किया है और उसका इंटरेस्ट भी यहीं पे आएगा। फिर है फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बाहर की सरकार के बॉन्ड्स का इंटरेस्ट। फिर वैकेंट प्लॉट लैंड, मतलब खाली ज़मीन किराए पर दी है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए बिल्डिंग होना ज़रूरी है। फिर है ग्राउंड रेंट, ज़मीन का किराया। फिर है इंश्योरेंस कमीशन, अगर आप एजेंट हैं और कमीशन कमा रहे हैं तो वो भी यहीं पे टैक्सेबल है। फिर है माइनिंग रेंट रॉयल्टी, माइनिंग राइट्स या बुक लिखने पर जो मिलने वाली रॉयल्टी है वो यहाँ पे टैक्सेबल है। फिर है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगल की पैदावार बेचकर कमाए पैसे। फिर नॉन प्रोफेशनल राइटर, अगर आप राइटर हैं, मतलब आप राइटर नहीं है लेकिन शौकिया तौर पर कोई स्टोरी लिखी है और वो न्यूज़पेपर में छप गई मान लो, तो वो न्यूज़पेपर वाले जो आपको पैसे देंगे वो भी यहीं पे टैक्सेबल होंगे। ऑल राइट, तो अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 में हम उन इनकम्स की बात करेंगे जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और जिन पर कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास एन्युटी, मतलब अगर आपको किसी विल, ट्रस्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर एन्युटी मतलब सालाना पैसा मिल रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फिर है कैजुअल इनकम, मतलब याद है हमने लॉटरी की बात की थी, तो अगर कैजुअल इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो वो यहाँ स्पेसिफिकली हाईलाइट होती है। फिर है सैलरी ऑफ MP MLAs, मतलब ये ना एक बहुत बड़ा कैच है, हालांकि इसे सैलरी कहा जाता है पर MP या MLA सरकार के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, इसलिए इनकी सैलरी हेड में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। फिर है फैमिली पेंशन, जब किसी डिसीज्ड एम्प्लॉय के घर वालों यानी कि विडो या हायर्स को पेंशन मिलती है तो उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं है, तो इसलिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो हम आगे देखेंगे। फिर अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू होने से पहले यानी कि प्री कमेंसमेंट अपने फंड्स को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया,
तो वो बिज़नेस इनकम है, तो वो बिज़नेस इनकम तो नहीं है, तो वो कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल होगी। फिर है इमाइल वेबर वर्सेस सीआईटी का केस। ये बोलता है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में काम कर रहा है पर एम्प्लॉय नहीं है और उनका टैक्स कोई इंडियन कंसर्न भरती है, तो वो टैक्स का अमाउंट भी उनकी इनकम यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तान ब्रदर्स का केस। इसमें क्या था कि अगर आप अपने बिजनेस एसेट किसी और को यूज़ करने के लिए देते हैं और बदले में कंपनसेशन लेते हैं, तो वो भी इसी हेड में चार्ज होता है। फिर आता है ट्रेडमार्क कैलेंडर को मिलने वाली एन्युटी, ठीक है, और हमारा वही पॉइंट कि भाई एडवांस में जो मनी मिल रहा है जो हमने फॉरफिट कर लिया है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा। ऑल राइट, तो ये सारे ही केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अपने एग्जाम्स में कोट करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शंस। तो क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ लेने का काम नहीं है, लॉ आपको कुछ डिडक्शंस भी देता है। तो सेक्शन 57 उन खर्चों की बात करता है जो आप अपनी अदर सोर्सेज की इनकम से माइनस कर सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ नेट इनकम पर ही टैक्स भरना पड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं। इसमें सबसे पहले है सेक्शन 57 सब सेक्शन 1, डिविडेंड और इंटरेस्ट। अगर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है और उसे कलेक्ट करने के लिए आपने बैंक को कोई कमीशन या रेम्यूनरेशन दी है, तो वो पूरा खर्चा आप माइनस कर सकते हैं। यानी अगर 1000 डिविडेंड मिला और बैंक ने 50 रुपये फीस काटी, तो टैक्स सिर्फ 950 पर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। हमने पहले पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड या ईएसआई कंट्रीब्यूशन पहले इनकम मानी जाती है। अगर एम्प्लॉय उसे पैसे को ड्यू डेट से पहले रेलेवेंट फंड में डिपॉजिट कर देता है, तो वो उसे इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाती है। फिर है उसके बाद मशीनरी एंड प्लांट फर्नीचर ऑन हायर। मतलब अगर आपने एसेट किराए पर दिए हैं तो उन्हें मेंटेन करने के खर्चे, जैसे बिल्डिंग की करंट रिपेयर, प्रेमाइसेस मशीनरी या फर्नीचर का इंश्योरेंस प्रीमियम, इन एसेट की रिपेयर और सबसे इम्पॉर्टेंट डिप्रिसिएशन, ये सब बिल्कुल वैसे ही माइनस होंगे जिस तरीके से पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिडक्शंस मिलती थी। सिमिलरली वही डिडक्शंस यहाँ पे भी मिलती हैं। अब आते हैं इस स्लाइड के सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक, जो है सेक्शन 57 सबसेक्शन 2A, फैमिली पेंशन। अगर किसी को फैमिली पेंशन मिल रही है तो सरकार उन्हें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। ये लिमिट ध्यान से सुनिए, ये है 33 या 1/3 या 1/3 ऑफ द पेंशन इनकम और 15,000। इन दोनों में से जो भी कम यानी कि लोअर होगा, उतनी छूट आपको मिल जाएगी। मान लो अगर किसी को 60,000 पेंशन मिलती है तो उसका 1/3 हुआ 20,000, पर लिमिट है 15,000 की, तो यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ 15,000 ही मिलेगी। अगर उसका 1/3 10,000 होता तो 10,000 डिडक्शन मिलती, क्योंकि यहाँ कहा गया विच एवर इज लेस, जो कम होगा उतने डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और बाकी सब टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल राइट, फिर है जनरल डिडक्शंस। देखिए, डिडक्शन की लिस्ट में हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स तो देख लिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं सेक्शन 57 सब सेक्शन 3 की, जिसमें ये कहते हैं गोल्डन रूल। ये सेक्शन एक जनरल परमिशन देता है कि अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जो आपने सिर्फ और सिर्फ इनकम कमाने के लिए किया है, तो आप उसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ना 3 शर्तें हैं जो हम सेठ आर दलमिया वर्सेस सीआईटी 1977 के केस में समझते हैं। वो 3 शर्तें क्या हैं कि पहला तो कि वो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम कमाने के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई एसेट खरीदना। तीसरी बात, वो आपका पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल वर्ड में पैसे कमाने के लिए जो खर्चा किया वही आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से सीआईटी वर्सेस बसंत राय तख्त सिंह यहाँ पे हमें बताते हैं कि डिडक्शन सिर्फ उसी साल के खर्चों की मिलेगी जिस साल वो इनकम अर्न की गई है। ऑलराइट,
और CIT वर्सेस S देवराज में कोर्ट ने साफ किया कि अगर आपने कोई लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केस का खर्चा किया है जिसका डिविडेंड इनकम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप उसे माइनस नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, फिर है हमारे पास एनहांस्ड कंपनसेशन। इसमें क्या है कि अगर आपको सरकार से लैंड एक्विजिशन पर एनहांस्ड कंपनसेशन का इंटरेस्ट मिलता है तो वो बिना किसी सवाल जवाब के आपको सीधा 50% डिडक्शन मिल जाती है। यानी अगर 1 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला तो टैक्स सिर्फ 50,000 पर लगेगा, बाकी 50,000 फ्लैट छूट है। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल। देखिए लॉ में ना डिडक्शन मिलना जितना अच्छा लगता है ना, सेक्शन 15 को समझना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वो नो एंट्री जोन है जहाँ खर्चा करने के बाद भी आप उसे माइनस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिसअलाउंस। ऑल राइट, तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं, जिसमें इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। सबसे पहला रूल, आपके पर्सनल खर्चे जैसे घर का रेंट, खाना या बच्चों की स्कूल की फ़ीस या ये आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से माइनस नहीं कर सकते हैं। लॉ सिर्फ बिजनेस या अर्निंग रिलेटेड खर्चे अलाउ करता है। दूसरी बात, पेमेंट आउटसाइड इंडिया, TDS रूल। अगर आपने इंडिया से बाहर कोई इंटरेस्ट या सैलरी पे की है और उस पर TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं कटाया या जमा नहीं किया तो वो पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। फिर है सेक्शन 58 सब सेक्शन 2। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपने कोई पेमेंट कैश में की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर या किसी रिलेटिव को मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा पे किया है तो वो यहाँ डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद है फॉरेन कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो रॉयल्टीज़ और टेक्निकल फ़ीस। इन केस टेक्निकल फ़ीस के केस में भी कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है जो सेक्शन 44D के अंडर आती हैं। अब आते हैं अपने वार्निंग नोट पे जो है सेक्शन 58 सब सेक्शन 4 में। मतलब इसको ध्यान से सुनिए कि अगर आप लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स या गैम्बलिंग से पैसा जीते हैं तो आप उस इनकम के खिलाफ कोई भी खर्चा माइनस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख की लॉटरी जीती। चलो मान लीजिए आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती, लेकिन उसको जीतने के लिए आपने 10,000 की टिकट खरीदी थी, तो आपको पूरे 1 करोड़ पर टैक्स देना होगा। ठीक है, वो 10,000 आप माइनस नहीं कर सकते हो, वो उसका आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलती है। ठीक है, तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स या गैम्बलिंग, इनमें अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो आपके डिडक्शंस के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि नो डिडक्शन रूल उन पर अप्लाई नहीं होता है जो रेस के हॉर्सेस होते हैं, रेस हॉर्सेस को मेंटेन करने का बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस भी वही है, वही हॉर्सेस को मेंटेन करना। तो उनके खर्चे यहाँ पे माइनस हो सकते हैं, बाकी इनका कोई भी खर्चा, कोई भी टिकट का खर्चा, कुछ भी आने जाने का कोई भी, वो माइनस नहीं होगा, वो डिडक्ट नहीं होगा। ऑलराइट, अब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि मान लीजिए आपने लोन लेकर शेयर्स खरीदे ताकि वो आपको डिविडेंड, वहाँ से आपको डिविडेंड मिले। ठीक है, आपने लोन पर इंटरेस्ट तो भरा, लेकिन उस साल कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, तो क्या अब भी आप उस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं? यानी क्या डिडक्शंस के लिए इनकम का एक्चुअली अर्न होना ज़रूरी है, या फिर बिना इनकम कमाए ही आप किसी खर्चे की डिडक्शन डिमांड कर सकते हो? मान लीजिए आपने कोई खर्चा किया इस साल, लेकिन इनकम इस साल जनरेट ही नहीं हुई है और वो उसी खर्चे से रिलेटेड इनकम आपको नेक्स्ट ईयर में जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो क्या नेक्स्ट ईयर में आप वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? ये बात कही गई थी इन द केस ऑफ CIT वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मोदी 1978 के केस में। इसमें क्या था कि दो भाइयों ने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बोरो किए। ठीक है, असेसमेंट ईयर के दौरान उन्होंने इंटरेस्ट तो पे किया, लेकिन उन्हें कोई डिविडेंड रिसीव ही नहीं हुआ। तो इशू यहाँ क्या था कि क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा जब कोई इनकम ही जनरेट नहीं हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि कोर्ट ने कहा येस, एब्सोल्युटली अलाउएबल। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल सेट किया
कोर्ट ने ना बहुत ही प्यारी बात कही कि सेक्शन 57 सब सेक्शन 3 सिर्फ ये कहता है कि खर्चा इनकम कमाने के मकसद यानी कि पर्पस से होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मकसद पूरा हो, प्रॉफिट सच में हो, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे एक इंसान या मान लो कि कोई एक किसान है, वो बीज यानी कि सीड्स बो रहा है, ठीक है, क्रॉप्स उगाने की उम्मीद से। भले ही बारिश ना होने की वजह से फसल ना उगे, लेकिन बीज का खर्चा तो पर्पस ऑफ अर्निंग ही था ना। तो डिडक्शन इज इरिस्पेक्ट ऑफ वेदर देयर इज अ रिसिप्ट ऑफ इनकम और नॉट, तो डिडक्शन तो वहाँ पे बनती है। यही बात इस केस में हेल्ड करी गई थी। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास श्रीमती पद्मावती जयकृष्णन वर्सेस CIT। तो पिछले केस लॉ में ना हमने देखा था कि डिडक्शन कब मिलता है, पर ये केस लॉ हमें बताता है कि होली एंड एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है। ये डिडक्शन की बाउंड्री सेट करता है। तो फैक्ट एंड इशू क्या थे कि इस केस में असेसी ने लोन लिया था ताकि वो अपनी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एन्युटी डिपॉजिट पे कर सके। उन्होंने क्लेम किया कि इस लोन पर जो वो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। तो सवाल ये था कि क्या टैक्सेस पे करने के लिए लिया गया लोन इनकम कमाने के लिए माना जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में साफ मना कर दिया, नॉट अलाउएबल कर दिया कि कोर्ट ने ये लॉजिक दिया कि टैक्सेस पे करना एक पर्सनल लाइबिलिटी है, भले ही वो लॉ के मुताबिक मैंडेटरी हो। ठीक है। दूसरी बात, लोन का मकसद इनकम जनरेट करना नहीं बल्कि अपनी पर्सनल जिम्मेदारी, पर्सनल लाइबिलिटी पूरी करना था। तीसरी बात, इसलिए यह खर्चा सेक्शन 57 सब सेक्शन 3 का होली एंड एक्सक्लूसिवली क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ से हम यही लेसन निकाल सकते हैं कि अगर खर्चा डायरेक्ट इनकम कमाने से जुड़ा है, जैसे शेयर्स के लिए लोन, तो डिडक्शन मिलेगा, पर अगर खर्चा पर्सनल टैक्सेस भरने के लिए है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, इन्हें आप रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल अंडरस्टैंड लॉ फॉर मोर ईजी लॉ लेक्चर। See you in the next class. तब तक के लिए be positive and stay happy.